प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम में राजनीतिक दल की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से पहले हम लीकोक के विचारों को जानेंगे। लीकोक ने कहा कि प्रजातांत्रिक सरकार के सिद्धांत के साथ इसका विरोध होने के स्थान पर वही एक ऐसी चीज़ है जो लोकतंत्रीय सरकार को व्यवहारिक बनाती है, क्योंकि अकेले रहकर व्यक्तियों के लिए शासन करना कठिन है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य इस कृत्रिम तथा आवश्यक यंत्र के बिना व्यक्तिगत मतों का समूह मात्र बनकर रह जाएगा। यानी इसके महत्व के बारे में, राजनीतिक दलों के महत्व के बारे में लीकोक ने स्पष्ट रूप से बताया। अगर हम इसके और महत्व को जानें तो वर्तमान समय में शासन के विभिन्न रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। शासन के चाहे कितने भी रूप हों, पर उसमें जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में दो प्रकार की होती है, जिसमें हम ये कहें कि एक तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, या यूँ कहें कि इसको प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र भी कहते हैं। राज्यों की पृथक जनसंख्या, वृहत जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या होने और क्षेत्र की विशालता के कारण वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी राज्यों में यूँ कहें कि प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था का प्रचलन है। और साथ में ये भी कहें कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का कार्य किया जाता है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्णय और उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इसके संबंध में मैकाइवर ये कहता है कि बिना राजनीतिक संगठन के किसी सिद्धांत का एक होकर प्रकाशन नहीं हो सकता है, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता है, संसदीय चुनावों की व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं हो सकती है और न ही सामान्य संस्थाओं की व्यवस्था ही हो सकती है। इसके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त करता है और स्थिर रखता है। इसी के संबंध में अगर हम ब्राइस के विचारों को जानें तो ब्राइस ये कहता है कि राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। राजनीतिक दल अनिवार्य हैं और कोई बड़ा स्वरूप देश या उसके बिना नहीं रह सकता है। किसी व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि प्रजातंत्र के बिना कैसे चल सकता है। ये मतदाताओं के समूह की अराजकता में से व्यवस्था उत्पन्न होती है। यदि दल प्रमुख बुराइयां उत्पन्न होती हैं तो वे दूसरी बुराइयों को दूर या कम भी करते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि एक देश के विधान और कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दलों का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है और उपयोगी है जितना विधान या यूँ कहें कि कानून आवश्यक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अपने देश के किसी भी रूप में राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देना चाहते थे, लेकिन संविधान को लागू किए जाने के साथ ही दलीय संगठन अमेरिका की राजनीति जीवन में प्रमुख स्थान बन गया है या ले लिया है। अब हम बात करें जैसे प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत केवल दल शासक दल का ही नहीं वरना विरोधी दल का भी महत्व होता है। सत्तारूढ़ दल है, उसके साथ साथ विरोधी दल का भी अपना एक महत्व होता है। विरोधी दल शासन करने वाले राजनीतिक दलों को मर्यादित नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठन का बड़ा महत्व है और इसके बिना लोकतंत्र संभव नहीं है कि वो सफल हो जाए। इसके साथ ही हम ब्रक के विचारों को जानें तो ब्रक ने कहा कि दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए ही हो या बुरे के लिए हो, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए वो अपरिहार्य है, आवश्यक है। परिभाषाओं में अगर हम बात करें तो परिभाषाओं में एडमंड बर्ग के अनुसार ये बताया गया है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी भी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एकमत हों अपने सामूहिक प्रयत्न द्वारा जनता के हितों में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। इसके साथ ही गैटिल की जो परिभाषा है राजनीतिक दलों के संबंध में वो इस प्रकार से है कि राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित और उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं और उनका उद्देश्य अपने
मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण और करना और अपने सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। इसके साथ ही गिलक्राइस्ट की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से बताई गई है कि राजनीतिक दलों की परिभाषा उन नागरिकों के संगठित समूह के रूप में की जा सकती है जो राजनीतिक रूप में एक विचार के रूप में हो और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सकें, सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक क्या क्या तत्व होते हैं। एडमंड बर्ग, गैटिल और यूँ कहें कि और बहुत सारे विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी, जिसमें गिलक्राइस्ट, मैकाइवर आदि ने राजनीतिक दलों की जो परिभाषा दी गई उनके आधार पर कुछ इस प्रकार के आवश्यक तत्व उनमें से निकल के आते हैं, जिसमें हम ये कहेंगे कि जैसे संगठन की बात करते हैं, राजनीतिक दलों के लिए संगठन बहुत आवश्यक तत्व है। वे संगठित होने चाहिए। आधारभूत समस्याओं के संबंध में एक ही प्रकार पर विचार रखने वाले व्यक्तियों तक संगठित न होकर के उस समय तक उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता, जबकि राजनीतिक दलों की शक्ति उस संगठन पर निर्भर करती है और संगठन के आधार पर द्वारा शासन शक्ति प्राप्ति कर अपनी नीतियों को क्रियान्वित रूप में परिणित करने का प्रयत्न किया जा सकता है। इसके साथ ही हम बात करें सामान्य सिद्धांतों की एकता की। इसमें राजनीतिक दल का संगठित रूप से कार्य करना और उसी समय संभव है जब राजनीतिक दलों के सदस्य किसी सामान्य सिद्धांतों के संबंध में इस प्रकार का विचार रखते हों। इसके साथ ही मूल प्रश्नों पर ये इस प्रकार की एकता के अभाव में ये परस्पर संयोग नहीं कर सकते हैं। अगला तीसरा है संवैधानिक साधनों में विश्वास। राजनीतिक दलों के लिए ये आवश्यक है कि वह अपनी नीतियों और विचारों के कार्यक्रमों में परिणित करने के लिए संवैधानिक मार्गों का अनुसरण करें। इसके साथ ही वो शासन व्यवस्था पर प्रभुत्व की इच्छा रखें। राजनीतिक दल का एक तत्व ये भी होता है कि उनका उद्देश्य शासन पर प्रभुत्व स्थापित करना और करके अपने विचार और नीतियों के कार्य रूप में परिणित करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही अगला जो महत्व है वो है राष्ट्र हित का। राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है कि उनके द्वारा किसी भी विशेष जाति, धर्म और वर्ग के हितों को दृष्टि में रखकर न संपूर्ण राज्य के हित को ध्यान में रखा था। यानी इन जो तत्व हैं, चाहे जाति हो, धर्म हो, वर्ग हो, इनसे दूर रह कर के वो संपूर्ण समाज के हित में की दृष्टि रख कर के आगे चलते हैं। इसके साथ साथ ही इसके राजनीतिक दलों के आधार की बात करें कि इसके आधार क्या हो सकते हैं, उसमें ब्राइस की जो पुस्तक है आधुनिक प्रजातंत्र में ये बातें बताई गई हैं, जिसमें राजनीतिक दलों से कहीं अधिक प्राचीन बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि क्या क्या राजनीतिक दलों के उद्भव के संबंध में जो विचार हैं उनमें जैसे पहला है मानव स्वभाव का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक दलों को मानव स्वभाव में निहित मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कहा जा सकता है। कुछ लोग स्वभाव से ही रूढ़िवादी होते हैं और किस प्रकार से का परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं, और तो कुछ लोग सने सने परिवर्तन चाहते हैं। कुछ लोग तुरंत आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में। ऐसी परिस्थितियों में परिवर्तन और आय में वृद्धि के साथ साथ मानव स्वभाव में परिवर्तन होना आवश्यक हो जाता है। तो ये भी इसके ऊपर एक आधारभूत तत्व है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, अगला तत्व है आर्थिक हित और विचार की, जिसमें राजनीतिक दल आर्थिक विचार के भेद के परिणाम होते हैं। वर्तमान समय के वे सभी राजनीतिक दल आर्थिक विचारों पर आधारित होते हैं। इसके संबंध में हम बात करें ऑर्थर होलकॉम्स की, तो वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय दल क्षणिक आवेगों या अस्थायी आवश्यकताओं के आधार पर नहीं चल सकते हैं। उन्हें स्थायी सामूहिक हितों और विशेषतः आर्थिक हितों पर आधारित होना चाहिए। अगला है वातावरण संबंधी प्रभाव। सामान्यतः ये बात बताई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्कारों के समान ही राजनीतिक संस्कार के साथ लेकर उत्पन्न होता है। वह उन राजनीतिक संस्कारों के आधार पर होना चाहिए, विशेषकर राजनीतिक दल के संबंध में होते हैं। अनेक बार एक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य और उनके मित्र उनके लिए राजनीतिक दल का मार्ग खोजते हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना के विकास के साथ साथ वातावरण संबंधी प्रभाव कम होता जा रहा है। अगली जो प्रभाव है, आधार है, वो हम बात करेंगे धार्मिक और सांप्रदायिक भावना का। इसमें बताया गया कि जो पाश्चात्य देशों के नागरिकों में धार्मिक और सांप्रदायिक भावना बहुत अधिक बलवंत न होने के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं पर आधारित राजनीतिक दल नहीं बन पाए हैं। किंतु भारत और पूर्व कुछ इस प्रकार के देश हैं जो सांप्रदायिक दल विद्यमान हैं, वहाँ दल संपूर्ण राज्य के हितों को संबंधित न होते हुए भी इस प्रकार से उन्हें विशुद्ध राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की कार्य और भूमिका
क्या कार्य हैं या उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसके संबंध में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे लोक मत का निर्माण। वर्तमान समय में राज्य संबंधी विषयों पर बहुत अधिक जटिल और व्यापक होते जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और सामान्य व्यक्ति के लिए एक प्रकार के विचार और साथ साथ में विषय पर चुनाव और उसे समझ सकना संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि वो साधारण जनता उसे समझ सके। जब राजनीतिक दल सामान्य समस्याओं के संबंध में दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं तो साधारण जनता उन समस्याओं को भली भांति समझ करके निर्णय ले सकती है। अगली बात करते हैं हम इसके कार्य की, उसमें चुनावों का संचालन। जब मतदाता बहुमत अधिक सीमित था और निर्वाचकों की संख्या बहुत कम थी तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अव्यवस्थित मताधिकार के प्रचलन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव है। और ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उन्हें पक्ष प्रचार करते हैं। चुनाव के समय होने वाले भारी खर्चे और राजनीतिक दलों पर भी किए जा सकते हैं। यदि राजनीतिक दल न हो तो आज के विशाल लोकतांत्रिक राज्यों में निर्वाचन का संचालन संभव नहीं हो सकता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं सरकार के निर्माण की। ये भी एक कार्य है। इसमें ये कहा गया है कि निर्वाचन के बाद में राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों के मंत्रिपरिषद में के निर्माण कर शासन का संचालन करते हैं। और जहाँ पे संसदात्मक शासन व्यवस्था है उस पर राजनीतिक दलों को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त हो उसके प्रधान मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हुए शासन का संचालन करते हैं। और मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका में अपने राजनीतिक दलों के समर्थन के आधार पर ही शासन करते हैं। इस प्रकार से संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण और शासन व्यवस्था का संचालन इसके साथ साथ ही राजनीतिक दलों के आधार पर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अगले जो कार्य है वो शासन सत्ता को मर्यादित करना। ये भी कार्य राजनीतिक दलों का है। शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दलों के साथ ही साथ अल्पसंख्यक राजनीतिक दल या यूँ कहें कि विरोधी दल भी बहुत अधिक महत्व रखते हैं। यदि बहुसंख्यक राजनीतिक दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करते हैं तो अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं और शासन शक्ति को सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील रखते हैं। इसके साथ साथ ही संगठित विरोधी दल के अभाव में शासन दल अधिनायकवादी का रुख अपना लेता है और उस जनता के हितों की अनदेखी करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके साथ साथ ही सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य बैठाना सरकार के द्वारा उस समय ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है जब शासन के विरोधी अंग परस्पर सहयोग करें और साथ में ये सहयोग राजनीतिक दलों के द्वारा संभव हो सकता है। संसदीय शासन में सामान्यतः कानून निर्माण और प्रशासन की शक्तियाँ एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होती है और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका ने अपनी इच्छा के अनुसार कानून निर्माण करवा सकती है। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शासन के दो बिल्कुल पृथक अंग हैं, अलग अलग अंग हैं। राजनीतिक दलों की सहायता के बिना शासन का भली प्रकार से संचालन संभव नहीं है। अमेरिका में दलीय व्यवस्था ने ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में सहयोग स्थापित करने कर संविधान की जो कमी है उसको दूर किया है। इसके साथ ही हम बात करेंगे राजनीतिक चेतना के प्रसार की। राजनीतिक दल राजनीतिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा के अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। इनमें सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में किए गए निरंतर प्रचार वाद विवाद के आधार पर वे सामान्य जनता की सार्वजनिक क्षेत्र की में रुचि जागृत करते हैं और उनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ा करके शासन शक्ति का अधिकार करना होता है। और इसके साथ में इसके लिए वो प्रेस प्लेटफॉर्म और अन्य साधनों के आधार पर अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार करते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं जनता और शासन के बीच में संबंध। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच में संपर्क बनाए रखना होता है। इस प्रकार से संपर्क स्थापित करके सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल ही है। प्रजातंत्र में जिस दल के शासन
हाथ में होती है, शासन सत्ता हाथ में होती है, उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीतियों का प्रचार करते हैं। इसके साथ ही जनमत को अपने पक्ष में रखने का प्रयत्न करते हैं। विरोधी दल शासन के दोषों को जनता तक को ध्यान आकर्षित कराते हैं। इसके अतिरिक्त वे सभी दल जनता की कठिनाइयों और शिकायतों को शासन के विविध अधिकारियों तक पहुँचाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। अब हम दल प्रणाली का मूल्यांकन करते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि विचारकों के द्वारा पर्याप्त इसमें भेद हैं, मतभेद हैं। यदि एक दल एक और दलीय व्यवस्था के समर्थक उसे मानव स्वभाव पर आधारित नितांत स्वाभाविक वस्तुतः और लोकतंत्र का आधार कहा जाता है, तो दूसरी ओर अलेक्जेंडर पोप जैसे विद्वान इसे व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन भी कहते हैं। अब अगर हम इसके दलीय व्यवस्था के गुणों की बात करें तो इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे मानव स्वभाव के अनुकूल है, प्रकृति की तरह ही विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और विचारों में जो भिन्नता पाई जाती है। स्वभाव में कुछ लोग उदार विचारों के होते हैं और कुछ अनुदार विचारों के होते हैं। कुछ का स्वभाव विद्रोह करने की भावना विद्यमान होती है, तो कुछ का स्वभाव भिन्नता और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा प्रकट हो सकते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों का मानवीय प्रकृति से नितांत अनुकूल कहा गया है। साथ में हम बात करते हैं इसके गुणों की, तो उसमें पहले लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित है और इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है और इन प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है। इसलिए इस प्रकार से सभी कार्य राजनीतिक दलों की सहायता से संपन्न होते हैं और इसके साथ ही सारे कार्य किए जाते हैं, तो ये आवश्यक है। इसके साथ ही शासन को सुदृढ़ता प्रदान करता है। राजनीतिक दलों में ये भी एक विशेषता पाई जाती है कि दलीय प्रणाली सत्य को प्रकट करती है कि संगठन में ही शक्ति होती है और दल प्रणाली शासन की शक्ति प्रदान करती है, जिससे शासन व्यवस्था सुगमता और सुदृढ़ता पूर्वक चल सके। इसके साथ साथ ही सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। राजनीतिक दल जनता की सार्वजनिक शिक्षा का प्रदान करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य लोकप्रियता बढ़ा करके शासन शक्ति का अधिकार करना होता है और इससे वे प्रेस और प्लेटफॉर्म अन्य साधनों के माध्यम से अपने विचारों का अधिकाधिक प्रचार करते हैं। इसके साथ ही शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखते हैं। दलीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुसंख्यक दल द्वारा शासन कार्य और अल्पसंख्यक द्वारा शासन का विरोध के रूप में कार्य किया जाता है। विरोधी दल शासन की स्वेच्छाचारिता को रोकता है, यानी उसकी मनमर्जी को वो रोकता है। इसके साथ ही हम ये कहें कि शासन में संतुलन बनाए रखती है। इसके साथ ही श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण इसमें होता है। इसमें ये तभी संभव है जब कानूनों के गुणों और दोषों से वंचित रीति रिवाज पर विचार हो और व्यवस्थापिका में मौजूदा विरोधी दल के सदस्य शासन दल द्वारा प्रस्तुत सभी विधायकों की बाल की खाल उखेड़ने के तत्पर हों, उनके दोषों को दूर करने वाले और उसको गहन विचार करके उन विधेयकों के बारे में बताना, वाद विवाद और दोषों को आते हैं तो उनको दूर करके श्रेष्ठ कानून का निर्माण करना संभव होता है। अगला जो गुण है वो यह है कि शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना। इसके अलावा विभिन्न मतों का संगठन है। विवेकशीलों के कारण मनुष्य में मतभेद होना स्वाभाविक है और इसके साथ ही आधारभूत समस्याओं के संबंध में अनेक व्यक्तियों को एक ही प्रकार से विचार होते हैं। राजनीतिक दलों का इस प्रकार से आधारभूत एकता रखने वाले व्यक्तियों को संगठित रखने का उपयोगी कार्य किया जाता है ताकि वे एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। अगला है राष्ट्रीय एकता का साधन है। राजनीतिक दल की परिभाषा करते हुए बरक ये कहते हैं कि राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय कहा गया है। इसमें ये बात भी बताई गई है कि दल प्रणाली में व्यक्तियों को संचित क्षेत्र में ऊपर उठा करके देश और राष्ट्र के कल्याण के संबंध में विचार के लिए प्रेरित करती है। ये एक प्रकार के समाज में उस व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक होती है जिससे राष्ट्रीय एकता के बंधन सुदृढ़ता तय हो जाते हैं। इसमें पैटरसन के शब्दों में ये बात बताई गई है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता का विकास करते हैं और उसे बनाए रखने में सहायक भी होते हैं। अगला जो गुण है वो ये है कि सामाजिक और संस्कृति का विकास ही करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ दोष भी बताए गए हैं, उन दोषों की हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दलों में क्या दोष पाए गए हैं। हालांकि प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के द्वारा अनेक उपयोगी कार्य किए जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दल किस प्रकार से कार्य करें उसके सर्वतः दोषहीन नहीं कहा जा सकता है।
और व्यवहार में राजनीतिक दलों के इन दोषों को देख करके अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने सभी राजनीतिक दलों की बुराई माना है। वाशिंगटन ने अपने एक विधायी पत्र में चेतावनी दी थी कि राजनीतिक दल लोकप्रिय शासन के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो हम कुछ दोष भी गिना सकते हैं कि इसकी क्या क्या दोष हैं। उन दोषों में हम बात करते हैं। पहला दोष यह है कि लोकतंत्र के विकास में ये बाधक है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित होती है, लेकिन राजनीतिक दल इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत कर लोकतंत्र के विकास में बाधक बन जाते हैं। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे राष्ट्र हितों की हानि। लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए इसे राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए संगठित समुदाय कहा जा सकता है, किंतु व्यवहार में व्यक्ति उनके अनेक बार ये राजनीतिक दलों में इतने अधिक भक्त हो जाते हैं कि वे जाने अनजाने में दल के हितों को राज्य के हितों की प्राथमिकता दे देते हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों के आधार पर अपार हानि पहुंचती है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है। शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की इसमें उपेक्षा की जाती है। इसमें बताया गया कि शासन कार्य मानव जीवन की सर्वोच्च कला है और देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा ही कार्य किया जाना चाहिए, किंतु दलीय व्यवस्था के कारण देश सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता है। सर्वोत्तम व्यक्ति न तो जी हजूरी कर सकते हैं और न ही विचारों एवं कार्यों की स्वतंत्रता छोड़ सकते हैं। अगला है भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा का प्रदान करना। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक शिक्षा या यूँ कहें कि शिक्षा के साधन कहा गया है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दलों को सही राजनीतिक शिक्षा प्रदान न करके झूठे भाषण और बकवासों के द्वारा भोली भाली जनता में धोखा डालने की चेष्टा ये करते हैं, इसलिए भी ये एक दोष है। इसके साथ सामान्य नैतिक स्तर में गिरावट आई है। व्यवहार में राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य यंकन प्रकरण शासन शक्ति का जो अधिकार है वो प्राप्त करना होता है। उसका उद्देश्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के उपायों को अपनाया गया है, इसलिए भी इसमें दोष है। अगला है जनता की में मतभेदों को प्रोत्साहन करना। राजनीतिक दलों को मतभेदों को दूर करने के स्थान पर उन पर प्रोत्साहन करते हैं, सार्वजनिक जीवन को कठोरतापूर्वक बना देते हैं। व्यवस्थापिका तो विरोधी वर्गों में विभाजित हो जाती है। दूसरी ओर से देश में भी इस प्रकार से विरोधी पक्षों में विभाजित हो जाते हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या परस्पर अपेक्षा करने लगते हैं और वो लड़ते हैं, तो ये भी एक दोष है। इसके साथ साथ हम ये कहें कि राजनीति में भ्रष्टाचार है। राजनीतिक दल नीचे से ऊपर लेकर के सुव्यवस्थित ढंग के रूप में संगठित होते हैं और चुनाव के समय दल की स्थानीय शाखाएं बहुत अधिक सक्रिय हो जाती हैं। जब तक राजनीतिक दलों का उम्मीदवार विजय हो जाता है तो उस दल के स्थायी नेता राजकीय पद, ठेके या यूँ कहें कि इनाम के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो इसलिए ये भी इसमें एक बुराई है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ही इसमें समय और धन का अपव्यय होता है। दलीय व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिका सभाओं और विरोधियों के दल विरोधी होने के कारण ये विरोध के लिए विरोध की प्रवृत्ति अपना लेते हैं। इस प्रवृत्ति का परिणाम अमूल्य समय और अत्यधिक धन की अपव्यय होता है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के सत्ता का केंद्रीकरण करना। राजनीतिक दलों के संबंध में अनेक प्रभावशाली लेखकों या यूँ कहें कि गंभीर आक्षेप से सामने आया है कि राजनीतिक दलों का वास्तविक संचालन गुट विशेष के थोड़े से नेताओं के द्वारा होता है जो अपने स्वार्थ पर कठोर नियंत्रण रखते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम निष्कर्ष पे ये कहें कि राजनीतिक दलों में अनेक दोष गिनाए जा सकते हैं, बहुत सारे दोष हैं, लेकिन वास्तव में ये दोष मानवीय दुर्बलताओं और परिस्थितियों के अपूर्णताओं की प्रतिबिंब हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ मानवीय चरित्र को उत्पन्न कर लेते हैं और परिस्थितियों को सुधार करके राजनीतिक दलों के दोषों को बहुत अधिक सीमा तक दूर किया जा सकता है। इससे ये भी अधिक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इन दोषों और कमियों के बावजूद भी राजनीतिक दल प्रजातंत्र के लिए अपरिहार्य हैं, आवश्यक हैं। इसके संबंध में लावेली कहते हैं कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे हैं, इसके संबंध में सूचना एकत्रित करना वैसा ही है जैसा संबंध में विचार करना कि हवाएं और यूँ कहें ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। इसके साथ ही अगर हम दलीय जो ये दोष हैं, दलीय पद्धति के दोषों को दूर करने के कुछ उपाय इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, जिसमें पहला है
दलों के निर्माण का आधार वर्ण वर्ग धर्म पर न होकर के आर्थिक राजनीतिक विचारधारा के कार्यक्रम होने चाहिए, ये भी एक उपाय है। इसके साथ साथ दूसरा उपाय है कि शिक्षित जनता की राजनीतिक समस्याओं को ठीक प्रकार से समझ सकें तथा दल की नीतियों और कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन कर सकती है। इसके साथ ही दलीय नेताओं के कार्यक्रमों को स्वार्थ त्याग करके सच्चाई से देश के हित के कार्य करना चाहिए। अगला उपाय है दलों के द्वारा जो परस्पर सहनशीलता के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए। बहुमत दल के द्वारा प्रत्येक कार्य को समस्त सामाजिक हित की दृष्टि में रख कर के होना चाहिए। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों के द्वारा नैतिक नियमों और व्यवहारिक राजनीतिक दलों पर आधारित आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त दलों की अनुचित कार्य व्यवहारिक रोकने के लिए शासन की ओर से नियंत्रण या प्रतिबंध कानून होना चाहिए। इसके साथ साथ ही हम इसके अतिरिक्त सामान्य ये बात महसूस की गई है कि व्यवहार में दलीय व्यवस्थाओं के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन उचित रूप में हो पाता है। बहुदलीय व्यवस्था में पर न तो शासक दल व्यवस्था ठीक प्रकार से कर पाती है और न ही विपक्ष के दल अपनी भूमिका का उचित रूप से वो निभा सकते हैं। धन्यवाद।